नमस्कार, एएमवी नेटवर्क देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं बबीता। खबरों का रुख करेंगे। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है। तो 12वीं लिस्ट ये जारी की गई है। इसमें यूपी की 2 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया गया है। तो फिरोजाबाद से विश्वदीप सिंह और देवरिया से शशांक मणि त्रिपाठी को टिकट दिया गया है। और दोनों ही लोकसभा सीटों पर बीजेपी ने मौजूदा सांसद चंद्रसेन सिंह जादौन को और राम त्रिपाठी का देवरिया से टिकट काट दिया है। तो यानी कि एक तरफ बीजेपी प्रत्याशियों के नामों की घोषणा भी कर रही है, वहीं पर फूंक फूंक कर बीजेपी कदम भी रख रही है। जिस तरह से देखा जा सकता है कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी हर कदम बड़ी सोच समझ कर रख रही है। प्रत्याशियों के नामों पर लगातार मंथन भी जारी है। हालांकि टिकट भी दिया जा चुका है, उसके बाद भी मंथन किया जा रहा है, रणनीति तैयार की जा रही है। तो 12वीं लिस्ट आज जारी की गई है। इसमें यूपी की 2 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया गया है, जिसमें फिरोजाबाद से विश्वदीप सिंह और देवरिया से शशांक मणि त्रिपाठी को टिकट दिया गया है। और दोनों ही लोकसभा सीटों पर बीजेपी ने मौजूदा सांसद चंद्रसेन सिंह जादौन और राम त्रिपाठी का देवरिया से टिकट काट दिया है। अगली खबर का रुख करेंगे। बीजेपी ने उत्तर विधानसभा की 4 सीटों पर उपचुनाव के लिए उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। बीजेपी ने ददरोल से अरविंद सिंह, लखनऊ पूर्व से ओपी श्रीवास्तव, गैंसड़ी से शैलेंद्र सिंह शैलू और दुद्दी से श्रवण गौंड को कैंडिडेट बनाया। तो आपको बता दें कि लखनऊ पूर्वी विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए लोकसभा चुनाव के साथ 5वें चरण में संपन्न कराए जाएंगे और 20 मई को वोटिंग भी होनी है। तो वहीं ददरोल में लोकसभा चुनाव के साथ चौथे चरण में 13 मई, गैंसड़ी सीट पर लोकसभा चुनाव के दौरान छठे चरण में 25 मई को और दुद्दी सीट 7वें चरण में 1 जून को मतदान इसमें कराए जाएंगे। तो वहीं ददरोल सीट मानवेंद्र सिंह के निधन, गैंसड़ी सीट शिव प्रताप यादव और दुद्दी विधानसभा सीट पर रामदुलार के अयोग्य ठहराए जाने के बाद उपचुनाव कराए जा रहे हैं। तो इन सभी सीटों पर 4 जून को परिणाम आ जाएंगे। तो यानी कि 4 ऐसी सीटें हैं यूपी की जहां पर उपचुनाव होने वाले हैं। इसी को लेकर जो बीजेपी ने अपने कैंडिडेट्स आज उतार दिए। तो बीजेपी ने उत्तर विधानसभा की 4 सीटों पर उपचुनाव के लिए उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। तो बीजेपी ने ददरोल से अरविंद सिंह, लखनऊ पूर्व से ओपी श्रीवास्तव, गैंसड़ी से शैलेंद्र सिंह शैलू और दुद्दी से श्रवण गौंड को कैंडिडेट बनाया है। तो वहीं आपको बता दें कि लखनऊ पूर्वी विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए लोकसभा चुनाव के साथ ही 5वें चरण में संपन्न कराए जाएंगे इसमें चुनाव और 20 मई को इसमें वोटिंग भी होनी है। तो वहीं ददरोल में लोकसभा चुनाव के साथ ही चौथे चरण में 13 मई, गैंसड़ी अगर सीट की बात की जाए तो लोकसभा चुनाव के दौरान छठे चरण में और 25 मई को और दुद्दी सीट 7वें चरण में यानी कि 1 जून को मतदान कराए जाएंगे। तो इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सिद्धार्थ प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। सिद्धार्थ, 4 ऐसी सीटें जहां पर उपचुनाव होने वाले हैं और आज बीजेपी ने अपने कैंडिडेट्स भी उतार दिए हैं। ददरौली, लखनऊ ईस्ट, गैंसड़ी, दुद्दी विधानसभा सीटों पर जो उपचुनाव होने अरविंद सिंह, गैंसड़ी पहलू, अजाजा से श्री कमल प्रत्याशी घोषित करने के बाद अब प्रत्याशी। तो यानी कि बीजेपी ने उत्तर विधानसभा की 4 सीटों पर जिस पर उपचुनाव होने वाले हैं और चुनाव आयोग ने भी इसको लेकर जो है ऐलान किया था और अब इस पर उपचुनाव होने वाले हैं जल्दी। तो इस पर बीजेपी ने अपने कैंडिडेट्स का नाम ऐलान कर दिया है। तो बीजेपी ने ददरोल अगर सीट की बात की जाए तो वहां से बीजेपी ने अरविंद सिंह, लखनऊ पूर्व की अगर बात की जाए तो लखनऊ पूर्व से ओपी श्रीवास्तव, गैंसड़ी से शैलेंद्र सिंह और दुद्दी से श्रवण गौंड को कैंडिडेट अपना बना लिया। तो आपको बता दें कि लखनऊ जो पूर्वी विधानसभा सीट है उस पर उपचुनाव के लिए लोकसभा चुनाव के साथ ही साथ 5वें चरण में ये यहां पर चुनाव संपन्न होंगे और 20 मई को यहां पर वोटिंग होने वाली है। तो वहीं ददरोल की अगर बात की जाए तो ददरोल में लोकसभा चुनाव के साथ चौथे चरण में 13 मई यानी कि उस दिन वोटिंग होगी। तो गैंसड़ी सीट पर लोकसभा चुनाव के दौरान छठे चरण में यानी कि 25 मई को और दुद्दी सीट पर 7वें चरण में यानी कि 1 जून को मतदान कराए जाएंगे। तो वहीं ददरोल सीट मानवेंद्र सिंह के निधन, गैंसड़ी सीट शिव प्रताप यादव और दुद्दी विधानसभा जो सीट है उस पर राम दुलार के अयोग्य ठहराए जाने के बाद ये उपचुनाव कराए जा रहे हैं, जिस पर आज बीजेपी ने अपने कैंडिडेट्स की घोषणा कर दी है। तो इन्हीं सभी सीटों पर 4 जून को परिणाम भी आ जाएंगे।
तो इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सिद्धार्थ एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो सिद्धार्थ, 4 सीटों पर क्योंकि उपचुनाव का ऐलान भी किया जा चुका है, बीजेपी ने अपने कैंडिडेट्स उतार दिए हैं। देखिए, बिल्कुल आपको बता दें बबीता, ददरौल में अरविंद सिंह, ओपी श्रीवास्तव, गायत्री से शैलेंद्र सिंह सैलू, दुद्दी से श्रवण गौर को बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। देखिए, इसमें सबसे महत्वपूर्ण सीट जो है वो लखनऊ पूर्व की है, जिसमें कहीं ना कहीं बीजेपी हमेशा मजबूत रहती है। और जिस तरीके से बीजेपी लखनऊ में हमेशा जीतती आई है, तो कहीं ना कहीं इस बार भी बीजेपी के ये उम्मीद जताई कि सीट पर जो है बीजेपी को जीतने में ज्यादा दिक्कत नहीं होनी है। ये बीजेपी के जो बड़े नेता है उनका ये कहना है। और ददरौल की भी बात कर लें, ददरौल की भी स्थिति कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए काफी कुछ है। वहां पर गायत्री शैलेंद्र सिंह सैलू को टिकट दिया गया है। तो कुछ जिन सीटों पर उपचुनाव हो रहा है उसमें बीजेपी की स्थिति काफी मजबूत है और बीजेपी ने काफी मजबूत प्रत्याशी उतारे हैं और सब जमीन से जुड़े हुए लोग हैं और ये जमीन पर लगातार काम किए। उसमें कई ऐसे प्रत्याशी हैं जो संगठन में काम किए हैं। देखिए, बीजेपी की एक चीज सबसे महत्वपूर्ण है, वो ऐसे प्रत्याशी बनाती है जिसको लेकर कोई जानता नहीं है कि ये भी प्रत्याशी हो सकते हैं। तो ये बीजेपी का एक अपना काम करने का तरीका, और ये लोग संगठन में काम किए और संगठन से आए हैं। जी बबीता जी, क्योंकि अगर सिद्धार्थ हालांकि एक एक करके सीटों की बात करेंगे, सबसे पहले दुद्दी की बात की जाए तो वहां पर सपा का ये गढ़ भी था एक समय पे। उसके बाद जो है बीजेपी के जो राम दुलार है उन्होंने यहाँ पर जीत हासिल की थी, लेकिन उसके बाद अयोग्य ठहरा दिए गए थे क्योंकि उन पर एक मामला चला था, दुष्कर्म का मामला चला था, जिसके बाद वो अयोग्य ठहरा दिए गए थे। अब सपा की बात की जाए तो सपा ने इस समय किस कैंडिडेट को उतारा है यहाँ से? देखिए, सपा के लिए सबसे महत्वपूर्ण ये है कि सपा जिन जिन प्रत्याशियों को मौका देगा उसमें सब नए चेहरे हैं। दुद्दी में भी नए चेहरे को मौका दिया गया है और लखनऊ पूर्व में भी जिस तरीके से नए चेहरे को मौका देगा। देखिए, समाजवादी पार्टी ने जिन चेहरों पर भी दांव लगाया वो भी नए चेहरे हैं और कई ऐसे जो समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं वो लगातार ये बता रहे हैं कि जिन चेहरों को भी चुनाव लड़ाया जाएगा इसमें जो कई ऐसे हैं जो लगातार क्षेत्र में बने हुए हैं और इस बार भी हमारी तरफ से कोई चूक नहीं। जब ये तो जनता बताएगी कि किसको कौन सा प्रत्याशी जीतेगा, लेकिन कहीं ना कहीं ये लोकसभा चुनाव के साथ ये चुनाव भी अब दिलचस्प मोड़ पे आ गया, उपचुनाव। तो अब देखना ये है जनता किसके साथ जाती है। लेकिन लखनऊ पूर्वी की अगर बात की जाए सीट की भी, क्योंकि विपक्ष की लगातार इसलिए बात की जा रही है और स्पेशली सपा की इसलिए बात हो रही है क्योंकि काफी बड़ी पार्टी भी है, दूसरे नंबर की पार्टी है यहाँ पर यूपी में स्पेशली। तो क्या कहा जाए, क्योंकि लखनऊ पूर्वी को लेकर भी अब कांग्रेस और सपा के बीच में भी घमासान छिड़ गया है, क्योंकि लखनऊ पूर्वी में इंडिया अलायंस की तरफ से एक उम्मीदवार उतार दिया गया है, लेकिन सपा की तरफ से यही कहा जा रहा है कि इस तरह का जो बात हुई थी वो सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए हुई थी, ना कि विधानसभा चुनाव के लिए। तो यानी घमासान तो इस पर भी लेकर छिड़ गया है। देखिए, बिल्कुल लखनऊ पूर्वी की बात कर लें। देखिए, ये एक चीज बिल्कुल ये बीजेपी के लोग भी जानते हैं और समाजवादी पार्टी भी जानते हैं कि लखनऊ पूर्वी बीजेपी हमेशा मजबूत रही है। और एक चीज बीजेपी को ये फायदा जरूर मिलेगा कि अगर समाजवादी पार्टी भी अपना प्रत्याशी उतार देती है और कांग्रेस का प्रत्याशी लड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं दोनों प्रत्याशी जब आमने सामने हो जाएंगे तो इसका पूरा फायदा बीजेपी को मिलेगा। तो बीजेपी को इसका पूरा फायदा मिलेगा। अभी तक जो समाजवादी पार्टी के बड़े नेता है उनका कहना है कि हम लगातार बात कर रहे हैं और कांग्रेस ने तो अपना प्रत्याशी घोषित ही कर दिया है। अब देखना यह है कि किस तरीके से आगे के। तो सिद्धार्थ, किस पार्टी के लिए कितनी बड़ी चुनौती कहां अगर 4 उपचुनावों की बात की जाए, जब विधानसभा है, उपचुनाव होने वाले हैं, तो अगर पार्टियों की बात की जाए, किन किन राजनीतिक पार्टियों के लिए कहां बड़ी चुनौती? देखिए, लखनऊ पूर्व में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी जो होगा, समाजवादी पार्टी पर अगर दोनों मिलकर चुनाव लड़ते हैं तो एक अच्छी फाइट देखने को मिल सकती है। तो लखनऊ पूर्व में और ददरौल की बात कर लें तो ददरौल में समाजवादी पार्टी काफी वहां पर मजबूती से चुनाव लड़ी थी पिछली बार। तो उम्मीद ये जताई जा रही है कि समाजवादी पार्टी यहाँ भी मजबूती से चुनाव लड़ेगी। और गैसड़ी की बात कर लें, यहाँ पर उम्मीद ये जताई जा रही है कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, यहाँ बसपा के लिए बहुत कुछ है, लेकिन बसपा जो है वो उपचुनाव नहीं लड़ती है। देखिए, ये एक चीज सबसे महत्वपूर्ण है, बसपा कभी उपचुनाव नहीं लड़ती है। तो ये एक चीज कहीं ना कहीं काफी कुछ देखने को मिलेगा जी। इसमें भी समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच टक्कर होगी। गुद्दी की बात कर ले तो यहाँ पर पहले समाजवादी का गढ़ रहा है, तो उम्मीद ये जताई जा रही है समाजवादी पार्टी की जो नेता है उनको ये लग रहा है कि यहाँ बहुत कुछ है, यहाँ पर इसको खास करके लिए इसके लिए अलग स्ट्रेटजी बनाई गई और यहाँ पर जो समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं उनको लगाया जाएगा। देखिए, ये कोशिश है समाजवादी पार्टी की, जो उसकी पिछली सीटें जो उनके पास थी पिछले विधानसभा चुनाव में, उसको कहीं ना कहीं वापस लिया जाए। और बीजेपी के लिए चुनौती
चुनौती होगी कि जो सीटें बीजेपी जीती थी वो उसको हर हाल में, यानी कि 3 ऐसी सीटें हैं जो जिस पर बीजेपी का पूरी तरह से कब्जा है। वहीं पर अगर दुगदी की बात की जाए तो वहां पर सपा का एक तरफ से गड़ भी रहा है, एक समय पे सपा का कब्जा भी रहा है, तो यहाँ पे कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। फिलहाल के लिए सिद्धार्थ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारी के लिए। तो वही लोकसभा चुनाव के पहले फेज की वोटिंग के लिए अब बस 2 ही दिन का समय बच गया है। 19 अप्रैल को पहले फेज के लिए वोटिंग होगी और इस बीच यूपी के मैनपुरी लोकसभा सीट से सपा प्रत्याशी डिंपल यादव ने अपना नामांकन भी दाखिल कर दिया है। नामांकन के दौरान डिंपल यादव के पति और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, चाचा शिवपाल यादव और प्रोफेसर रामगोपाल यादव भी मौजूद रहे। नामांकन के बाद अखिलेश यादव ने कहा कि इस बार मैनपुरी का चुनाव रिकॉर्ड मतों से समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी जीतने जा रही है। उन्होंने आगे कहा कि जो सामने है उनके पास दिखाने और बताने के लिए कुछ भी नहीं है। सुनने में आ रहा है कि पूरे देश की होर्डिंगों से प्रत्याशी की तस्वीर तक हटा दी गई है। जनता जब 10 साल के दिल्ली का आकलन करेगी और 7 साल उत्तर प्रदेश सरकार का आकलन करने जाएगी तो वो सब चेहरे भी गायब हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश से और देश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया पूरी तरह होने जा रहा है। मैनपुरी का चुनाव इस बार रिकॉर्ड मतों से समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है। पहले भी चुनाव जब बाई इलेक्शन हुआ तो यहाँ की जनता ने एक एक वोट नेताजी को याद कर करके समाजवादी पार्टी के पक्ष में डाला और उसका परिणाम हुआ कि मैनपुरी की बहुत बड़ी जीत हुई है। इस बार भी जनता रिकॉर्ड मतों से समाजवादी पार्टी को जिताने जा रही है। दूसरे दल जो सामने हैं उनके पास दिखाने और बताने को कोई काम नहीं है। सुनने में आ रहा है कि पूरे देश की होर्डिंगों से जो जो लोकसभा के उनके प्रत्याशी हैं उनकी तस्वीर हटा दी गई है। जितने भी लोकसभा के प्रत्याशी हैं उनकी बड़ी बड़ी होर्डिंग पर तस्वीर गायब है। जनता जब 10 साल का दिल्ली का आकलन करेगी और 7 साल उत्तर प्रदेश सरकार का आकलन करेगी तो वो सब चेहरे गायब हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का और देश की राजनीति से भारतीय जनता पार्टी का सफाया होने जा रहा है। महंगाई चरम सीमा पर इन्होंने। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विजय हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो विजय, आज नामांकन दाखिल किया डिंपल यादव ने, लेकिन इसी दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अखिलेश यादव काफी कॉन्फिडेंट दिखाई दिए। देखिए, मैनपुरी इस तरह से एक समाजवादी पार्टी का एक गढ़ माना जाता था। मुलायम सिंह यादव 96 में पहली बार चुनाव लड़े थे और उसके बाद वो रक्षा मंत्री बने थे भारत सरकार में। तो तब से लगातार यहाँ सफाई जीती है, समाजवादी पार्टी ही जीती है। डिंपल पिछले चुनाव जो लोकसभा का उपचुनाव हुआ था उसमें वो जीती और इस बार सामने जेपी सिंह है, मंत्री है कैबिनेट के पटन बिहावक के, तो वो है सामने है। हालांकि लड़ाई कसमकस है मगर इस बार ये कॉन्फिडेंट है उनको और अखिलेश जी को, क्योंकि वो बोल रहे थे कि दिल्ली में जो 10 साल से लगातार होल्डिंग हटाती गई है नेताओं की, बीजेपी जो विपक्ष के नेता है या उत्तर प्रदेश 10 साल से सबकी होल्डिंग हटाती गई है और महंगाई चरम सीमा पे है। ये सारी चीजें बोली उन्होंने। मतलब ये पार्टी जो सरकार है उसको ताना कसा है। साथ ही एक चीज सबसे बड़ी चीज यही है कि आज जो नॉमिनेशन हुआ डिंपल यादव का उसमें ये समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, जो महासचिव है, जो महासचिव प्रमुख महासचिव है रामगोपाल, प्रोफेसर रामगोपाल यादव, शिवपाल सिंह यादव चाचा है उनके, वो भी थे और आजमगढ़ से जो प्रत्याशी है मतलब धर्मेंद्र यादव तथा पूरा कुनबा आज मैनपुरी में इकट्ठा था। जी, तो क्या कहा जाए विजय, क्योंकि आपने पिछले लोकसभा के अगर चुनावों की बात की जाए, क्योंकि 2019 में भी देखा था मुलायम सिंह यादव जीत गए थे, लेकिन उसके बाद जब उनकी मौत हुई थी तो उपचुनाव में डिंपल यादव यहां से चुनाव में उतरी थी, तो उसके बाद उन्हें भी भारी मतों से जीत हासिल हुई थी, जनता का काफी प्यार मिला था। वहीं पर अगर 2014 की बात की जाए जब मोदी लहर चल रही थी उस दौरान भी यहाँ पर सपा का ही राज था, तो क्या कहा जाए वो राज आज भी देखने को मिलेगा, इस बार भी देखने को मिलेगा या फिर चुनौती काफी ज्यादा इस बार सपा के लिए? ठीक है, इस बार चुनौती है क्योंकि 2014 को जब मुलायम सिंह जी खड़े हुए थे
उनके बाद उनकी जिन्होंने सीट से इस्तीफा देने के बाद उनका जो नाती हैं, उनके जो तेज प्रताप सिंह यादव खड़े हुए थे चुनाव, वो जीते। फिर 19 में ये चुनाव हुआ, 19 में खड़े हुए। उसके बाद फिर उनके देहांत होने के बाद डिम्पल जी यहाँ से जीती, 3 लाख से ऊपर 4.4 लाख के समथिंग में जीत हुई थी। इस बार तब साधारण सीट मैनपुरी से सपा विधायक की थी और कई 4 सीटें थी विधायक की मैनपुरी में। इस बार सपा मैनपुरी से जो बीजेपी के जो जेबी सिंह मंत्री हैं कैबिनेट में, वो मैनपुरी सदस्य है। जिला पंचायत बीजेपी से है और काफी ब्लॉक प्रमुख जो सब बीजेपी से है। तो सिर्फ एक सीट अभी इस वक्त विधानसभा की है, 2 है करेल से खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष जो समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव है और कितनी से ब्रजेश है कठेरिया, 2 लोग हैं मैनपुरी से, 2 सीटें बीजेपी के पास हैं। तो ऐसे में एक मैनपुरी का जो है कस की लड़ाई है हालांकि, मगर जो आगे चल के क्या होता वो देखना होगा। तो यानी एक तरफा मुकाबला देखने को मिलेगा या फिर विजय कांटे की टक्कर यहाँ पर भी देखने को मिलेगी? टक्कर तो है मैडम, देखो एक तरफा तो नहीं कह सकते। जेबी सिंह कद्दावर मंत्री है, कद्दावर नेता है। और दूसरी बात है, यहाँ से कई लोग कल भी जब जेबी सिंह की नॉमिनेशन किया था जेबी सिंह ने, तो मंत्री ने उनके साथ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आए थे मैनपुरी में, साथ ही एमपी के जो मुख्यमंत्री हैं वो भी आए थे। उन्होंने भी मैनपुरी में कार्यकर्ताओं से मिले, जनसभा की डिप्टी सीएम यूपी के केशव प्रसाद मौर्य ने, तो भीड़ थी काफी। तो इस तरह लगता है लड़ाई है, हम नहीं कह सकते कि तरफा है, यहाँ लड़ाई होगी, अच्छी लड़ाई होगी। ठीक, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया विजय आपका इन तमाम जानकारी के लिए। तो वही बिजनौर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान सीएम योगी ने कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना भी साधा। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि संकट का नाम कांग्रेस है। उन्होंने आगे कहा कि सामान्य लोगों के लिए राम राम और अपराधी माफियाओं के लिए राम नाम सत्य है। सीएम योगी ने कहा कि पहले दुनिया में देश का सम्मान नहीं था, पर अब पीएम ने देश को सशक्त बनाने का काम किया। उन्होंने आगे कहा कि आज देश की सीमाएं भी सुरक्षित है। योगी ने कहा कि फ्री राशन योजना अगले 5 वर्षों तक इसी तरह जारी रहने वाली है। साथ ही कहा कि हम समस्या को रखते नहीं हैं बल्कि उसका समाधान करते हैं। वहीं लोकसभा चुनाव के लिए बीएसपी ने उत्तर प्रदेश की 11 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। पार्टी ने मैनपुरी में अपना उम्मीदवार बदल दिया है। तो वहीं वाराणसी की अगर बात की जाए तो वाराणसी में मुस्लिम प्रत्याशी को मौका दिया गया है। इसके अलावा बसपा ने जौनपुर से धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला सिंह को प्रत्याशी बनाया है। मैनपुरी में बसपा ने अब शिव प्रसाद यादव को कैंडिडेट उतारा है। तो वहीं बदायूं में मुस्लिम खां, बरेली में छोटे लाल गंगवार और सुल्तानपुर में उदराज वर्मा, फर्रुखाबाद में कांति पांडे, बांदा में मयंक द्विवेदी और डुमरियागंज में ख्वाजा शमसुद्दीन, बलिया में लल्लन सिंह यादव और गाजीपुर से उमेश कुमार सिंह और वाराणसी से अतहर जमाल लारी को कैंडिडेट बनाया गया है। वहीं श्रावस्ती में अग्निशमन सेवा सप्ताह के तहत जन जागरण अभियान का आयोजन किया गया, जहां जन जागरण अभियान चलाकर लोगों को आग से बचाव के लिए जागरूक किया गया। साथ ही पैम्पलेट का भी वितरण किया गया। इस दौरान अग्निशमन अधिकारी ने बच्चों के साथ टीचर्स को भी आगजनी से बचाव के लिए क्या करना है इसके लिए प्रशिक्षण दिया और मॉक ड्रिल भी इस दौरान कराई गई। इन सब के बीच अग्नि सुरक्षा विषय पर निबंध चित्रकला प्रतियोगिता आयोजित भी किया गया। साथ ही अग्निशमन अधिकारी ने अध्यापकों और बच्चों को आगजनी से होने वाली घटनाओं के बारे में जागरूक किया। साथ ही बचाव के लिए भी टिप्स दिए गए, उससे बचने के उपाय बताए गए। आपको बता दें कि जन जागरण अभियान के तहत अग्निशमन सेवा सप्ताह कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, जिसमें अलग अलग सार्वजनिक स्थलों और सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों में मॉक ड्रिल कर आगजनी की घटनाओं में रोकथाम करने का प्रयास किया जा रहा है। इसी के तहत अग्निशमन अधिकारी और कर्मचारी चिन्हित स्थलों पर जाकर आगजनी की घटनाओं के रोकथाम के उपाय बताते हैं और लोगों को बचाव के टिप्स भी देते हैं। तो अगली खबर का रुख करेंगे तो सभी पार्टियों का प्रचार प्रसार इस लोकसभा चुनाव में तेज हो गया है। तो इस बीच अखिल भारत हिंदू महासभा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सम्मान में अपना प्रत्याशी नहीं उतारने का फैसला लिया है। इसके साथ ही अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी महाराज ने दूसरी पार्टियों से भी वाराणसी से अपने उम्मीदवार वापस लेने की अपील की है।
महासभा के उतारे गए वाराणसी से प्रत्याशी को देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सम्मान में वापस लेने का निर्णय किया गया है और मैं अन्य पार्टियों से भी, इंडिया गठबंधन से भी अपील करता हूं कि उनको प्रधानमंत्री जी के सम्मान में अपने प्रत्याशी हटा देने चाहिए। क्योंकि जब नरसिंहा राव जी माननीय प्रधानमंत्री जी जब चुनाव लड़े थे अपने साउथ से, तो उस समय उनके सम्मान में सभी पार्टियों ने अपने प्रत्याशी हटा लिए थे और उस समय नरसिंहा राव जी निर्विरोध चुने गए थे। तो आज माननीय प्रधानमंत्री जी से अनेक राजनीतिक पार्टियों का वैचारिक मतभेद हो सकता है। हमें खुद जो है राम मंदिर का मैं मुख्य पक्षकार था, हमें ट्रस्ट में जगह देना तो दूर, हमें निमंत्रण भी नहीं मिला। हमें भी कहीं ना कहीं सरकार से थोड़ी दुख है और ट्रस्ट ने भी हमें दुख पहुंचाया। लेकिन फिर भी ये सब चीज़ें अपनी छोटी हो जाती है जब व्यापक रूप से हम सोचते हैं। तो ये आता है कि देश के प्रधानमंत्री जी ने निश्चित रूप से देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जाकर के जिस प्रकार से देश का डंका बजाया है, देश के गौरव को, मान सम्मान को बढ़ाया है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए AMV नेटवर्क। नमस्कार।